हेलो दोस्तों, कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने बेसिक ब्रह्मांड की जानकारी ली, ठीक है, और उसके बाद सौरमंडल की जानकारी ली। अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं और पृथ्वी की हमने आपको रफली थोड़ा सा बताया था कि पृथ्वी कैसे मूवमेंट करती है, क्या करती है, उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका एसएससी हो, सेंट्रल टीटी हो, यूपीटीटी हो, ठीक है, या तो आपका पीसीएस वगैरह हो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें हम लोग कुछ डेट्स को, इम्पॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे कि किस किस तरह से क्या होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे हमारा टॉपिक क्या है कि पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी हमारी किस तरह से गति करती है। हमने आपको कल भी बताया था कि पृथ्वी की पहली जो गति होती है उसे कहते हैं घूर्णन गति। अब ये घूर्णन क्या होता है, आपको पता है कि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक, और ये अपने ही अक्ष पर घूमती है, इस तरह से राउंड राउंड करती है। ठीक, ये जो घूर्णन है इसका ये 24 घंटे में पूरा होता है। ठीक, 24 घंटे में जो ये घूर्णन पूरा होता है इसी को हम पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति। ठीक, इसकी पहली अवस्था हुई। दूसरी अवस्था जो गति है पृथ्वी की वो है परिक्रमण। ठीक, परिक्रमण जैसा हमने शब्द का मतलब भी आपको कल बताया था। ठीक, आपको पता है कि पृथ्वी अपना एक परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक, 365 दिन 6 घंटे। हमने आपको ये भी बताया था कि ये साधारण वर्ष का आंकड़ा था। ये 6 घंटे जुड़ के लीप वर्ष में एक दिन बन जाता है और साधारण जब लीप वर्ष होता है तो पृथ्वी हमारी 366 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए, कल हमने आपको बताया था कि घूर्णन करने से पृथ्वी पर क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि दिन और रात बनने के पृथ्वी की कौन सी गति काम करती है, तो वो है आपकी कौन सी? घूर्णन गति। यानी कि घूर्णन गति से क्या बनेंगे? दिन और रात। अब जो परिक्रमण गति है, ठीक है, जो हमने आपको देखा कि 365 दिन में ये जो अपना परिक्रमण सूर्य के आसपास पूरा कर रही है, इसको कहेंगे, चूंकि ये एक 365 दिन एक वर्ष हो जाता है तो इसे हम वार्षिक गति कहते हैं। अब ये वार्षिक गति, ठीक है, ये क्या क्या दर्शा रही है? ये तो आपका दिन और रात बन रहे हैं। ठीक, ये जो परिक्रमण हो रहा है, वार्षिक गति हो रही है, इससे क्या? इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। ठीक, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है तो आप कहेंगे पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। ठीक, इसका मतलब इसका एक दूसरा कारण भी है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। दो चीज़ें इसकी मायने रखती हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण और अपने अक्ष पर झुकाव ऋतु परिवर्तन में दो उत्तरदायी कारक होते हैं। अभी हम अक्ष पर झुकाव आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसा कि एक चीज़ समझिए कि जैसे ये सूर्य है आपका, ठीक है, प्रत्येक ग्रह, ठीक, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करता है। ये है आपका दीर्घ वृत्ताकार पथ। ठीक, इसी पर प्रत्येक ग्रह सूर्य की क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये भी देखो परिक्रमा कर रही है इस तरह से। ठीक, तो ये कहा जाएगा आपका दीर्घ वृत्ताकार पथ। अब देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हमने आपको बताया था कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 148.93 करोड़ किलोमीटर। ठीक, ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। कितनी है? 14.93 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.93 करोड़ किलोमीटर। ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ठीक, आगे देखिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये परिक्रमा कर रही है। ठीक, परिक्रमा करने से क्या होता है कि जब पथ ये दीर्घ वृत्ताकार है
तो कभी ना कभी ऐसी अवस्था आएगी कि ये पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक होगी, कभी सूर्य से दूर होगी, अवस्थाएं ऐसी आएंगी। तो ये दो अवस्थाएं जिससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, कब होती है? दूर होती है। इसको हम यहाँ अच्छे से डिनोट कर लेंगे, दूर होती है। जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हुए सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर, समझ लीजिएगा, सॉरी अपसौर। अपसौर, अपसौर का मतलब जब सबसे दूर होगा। ठीक, ये अवस्था आती कब है? 4 जुलाई। कब आती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को अपसौर होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। ठीक, दूसरी अवस्था क्या होगी कि परिक्रमा करते करते नज़दीक भी आएगी, तो ये अवस्था होती है आपकी उपसौर। ये होता है आपका 4 जनवरी। कब होता है? 4 जनवरी। या कहीं कहीं आपको ये 3 जनवरी भी देंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 3 या 4 में 3 भी कर लेंगे आप। ठीक, तो अब समझ लीजिए, पृथ्वी हमारी दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रही है। ठीक, एक अवस्था होगी जब ये सबसे दूर होगी, वो अवस्था कहलाएगी अपसौर, जो 4 जुलाई को होगी। एक अवस्था होगी जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होगी, तो वो होगा आपका उपसौर, वो होगी 3 जनवरी को। यहाँ से डेट वाइज कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, कुछ और डेट्स देखते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है विषुव। ये विषुव क्या होता है? देखिए, विषुव का मतलब होता है, एक शब्द आपको अक्सर पेपर में दिखेगा कि विषुव क्या है। विषुव का मतलब होता है कि दिन और रात का बराबर होना। क्या हो गया? दिन और रात का जहाँ बराबर होने वाली स्थिति होगी वो अवस्था कहलाएगी, क्या कहलाएगी? आपकी विषुव कहलाएगी। अब देखिए, ये विषुव कब कब होता है, मेन आपको ये जानना है कि ये विषुव कब कब होता है और कैसे होता है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी पर है आपकी विषुवत रेखा। ठीक, अभी ये रेखाओं में कंफ्यूज ना होइएगा, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। ठीक, देखिए, अब क्या रहता है कि जो सूर्य है, ये आपका सन, ये एक स्थिति ऐसी आती है जब ये सूर्य का प्रकाश सीधे विषुवत रेखा पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? विषुवत रेखा पर। यानी कि सूर्य, वर्ष में 2 तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। अब ये तिथियां कौन सी होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, यानी कि फिर से समझ लीजिए, ये जो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभी हम अक्षांश और देशांतर आपको बाकायदा डिटेल में अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, ये आप बस थोड़ा सा यहाँ समझिए कि सूर्य की जो प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 दिन सीधा चमकता है। ठीक, कैसे चमकता है? कौन कौन सी तिथि को? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यही 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि विषुव कहलाती है, जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए, अब विषुव 2 तरीके के होते हैं। 21 मार्च को आपको पता है, अभी हमने ऋतु परिवर्तन भी बताया था परिक्रमण में। ठीक है, 21 मार्च को आपका वसंत विषुव होता है। आपको पता है कि वसंत शुरू हो जाता है। ठीक,
और 23 सितंबर से हमारा शरद विषुव शुरू हो जाता है। अब विषुव शरद का मतलब ये ना समझिएगा कि सितंबर से सर्दी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मौसम होते हैं, जो चीज़ें मानक के रूप में हम लोग देखते हैं ऑथेंटिक, वो एक्चुअली स्थितियों में नहीं होती हैं, ठीक। तो आप समझ लीजिए कि 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 मार्च को शरद विषुव होता है। इस विषुव कब होता है? 21 मार्च 23 सितंबर। विषुव का मतलब होता है पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होना, ठीक, क्लियर। अब देखिए कुछ और डेट्स को देखते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा, कर्क संक्रांति। क्या सुना होगा? कर्क संक्रांति। हमने देखो यहाँ कर्क रेखा का नाम लिया है। अब एक स्थिति आएगी वर्ष में एक दिन ऐसी, जब ये सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी, ठीक है। और ये तिथि होगी आपकी 21 जून। क्या होगी? 21 जून। यानी 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकेगा, ठीक है। कर्क रेखा पर चमकेगा। भारत आपको पता है कि कर्क रेखा के बीच में आता है, ठीक है। तो यानी कि 21 जून को यहाँ पर क्या स्थिति होगी? कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। और ऑब्वियसली यहाँ सूर्य सीधा चमकेगा तो स्थिति कैसी होगी? गर्मी की स्थिति होगी, ठीक। यानी कि हमने आपको बताया है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ये उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, क्लियर, ठीक है। यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला गोले का आधा मतलब गोलार्ध, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फिर एक स्थिति आएगी कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी? मकर रेखा पर, ठीक है। इसको हम कहेंगे मकर संक्रांति। क्या कहेंगे? अब ये मकर संक्रांति आपकी 15 जनवरी वाली नहीं होगी, ठीक है। ये मकर संक्रांति भूगोल की भाषा में अलग होगी, ठीक। ये जो मकर संक्रांति है, इस दिन क्या होगा कि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी और ये स्थिति होगी आपकी 22 दिसंबर को। कब होगी? 22 दिसंबर को, ठीक। यानी कि 22 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक। अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो आपको पता होना चाहिए 21 जून। आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो हो गया आपका 22 दिसंबर, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मकर संक्रांति किस दिन होती है, तो आपको बता देना है 22 दिसंबर को। आपसे पूछा जाता है कर्क संक्रांति कब होती है, तो आपको बता देना है 21 जून को। आपको हमने बता दिया कि विषुव कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। विषुव क्या होता है? जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन है, ठीक है, तो आप यहाँ पूछ लेंगे कि छोटा दिन क्या है, उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन। तो देखो जो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होगा वो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा, ठीक। और जो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा वो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा। बस इतना, इसका उल्टा कर देना है और कुछ नहीं आपको समझना है, ठीक। ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जैसे भी आपको समझ में आ जाए